नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th की एनसीईआरटी किताब चल रही है। यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, जिसका टाइटल है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। पिछले वाले चैप्टर में 1950 से लेकर 1990 तक जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो 40 साल का प्लान डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हमने देखा। एक इंडस्ट्रियल बेस बना इंडिया में, स्ट्रांग बना, वीक बना, ये तो भाई अलग अलग परसेप्शंस पे डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग डेफिनेटली सेल्फ सफिशिएंट बने इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। खाने के मामले में तो भाई हमने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद अगर आप देखो तो पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। फिर आई 1991 की एलपीजी क्राइसिस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्राइसिस आ गया। क्या होता है ये, इसको क्राइसिस के चलते इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए गए। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को समझने की कोशिश हो रही है यहाँ पे इस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर है 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कैसा हुआ इंडिया में, सही हुआ, गलत हुआ, इन चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि 1991 की जो रिफॉर्म्स है कौन से बैकग्राउंड में लेके आए गए, किस प्रकार से इन रिफॉर्म पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इंडिया में कैसे चला, उसके क्या इफेक्ट थे और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ अलग अलग सेक्टर्स पे। इन सब चीजों को तोड़ के हम लोग समझेंगे। पहली चीज, के.आर. नारायणन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, का एक कोट, देयर इज अ कंसेंसस इन द वर्ल्ड टुडे दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ऑल एंड द जीडीपी इज नॉट नेसेसरली अ मेजर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। दुनिया भर में आज के डेट में जो कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो मांग रहे हैं कि अगर आपके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस हो रही है। अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सोसाइटी डेवलप कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। डेवलपमेंट में अगर आप इकोनॉमी का एंगल ले आओगे तो एनवायरमेंट का एंगल पीछे छूट जाएगा, सोशल एंगल पीछे छूट जाएगा, कल्चरल एंगल पीछे छूट जाएगा। तो बहुत सारे फैसेट्स होते हैं। ये बहुत डीप बात है के.आर. नारायण साहब की, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी गई होगी। शुरुआत करते हैं विद इंट्रोडक्शन। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी कैसे एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप प्लस सोशलिस्ट ओनरशिप, सोशलिस्ट ओनरशिप मतलब सरकारी ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप मतलब प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप, दोनों मिला के काम होता है। हालांकि प्राइमरली हम लोग सोशलिस्ट सिस्टम थे, बाहर की इंडस्ट्रीज की एंट्री काफी मुश्किल थी, लाइसेंस राज और बहुत प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस थे। बहुत सारे स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया कि जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी चली है 1950 से लेकर 1990 तक, वहां पे भाई इकोनॉमी को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है, रेगुलेट किया गया है, और एक्सेसिव कंट्रोल और रेगुलेशन की वजह से जिस तेजी से इकोनॉमी को ग्रो करना था वो नहीं ग्रो कर पाई। बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना था कि हम लोगों ने बिल्कुल ही नीचे से शुरू किया अपने डेवलपमेंटल पाथ को, हमने कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स बढ़ाई, एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया, अलग अलग प्रकार के गुड्स पैदा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा हो गया है, फूड सिक्योरिटी अच्छी हो गई, तो हमारी इकोनॉमी सही ग्रो करी है। तो ये दो पॉइंट्स हैं। एक लेवल, एक तबका है लोगों का जो कह रहा है कि भाई हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है परफेक्ट है, दूसरा तबका कह रहा है कि नहीं भाई परफेक्ट नहीं है। 1991 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई इंडिया में, जो कि थी इंडिया की एक्सटर्नल डेब्ट को लेके, इंडिया के उधार को लेके। हमने बाहर की कंट्रीज से, बाहर की एजेंसी से जो भी उधार लिया था उसको हम ना वापस कर पा रहे थे, ना उसके इंटरेस्ट को हम वापस कर पा रहे थे। उसके बाद भाई हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी खत्म हो गए। देखिए मैं बताता हूँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या कंसेप्ट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कंसेप्ट ये है कि फॉरेन करेंसी, आरबीआई के पास कितना यूएस डॉलर, कितना यूएस पाउंड, कितना जापानीज येन, ये सब कितना रखा है। अब आप बोलोगे कि आरबीआई के पास ये पैसा आया कहाँ से। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया ने बाहर के देशों से उधार लिया, तो मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $1 मिलियन का उधार लिया, तो वो पैसा पहले आरबीआई के पास आएगा। आरबीआई $1 मिलियन का इक्विवेलेंट रुपी जो अमाउंट है वो सरकार को दे देगा। $1 मिलियन आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज में चला जाएगा। फिर मान लीजिए हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, हमने मान लीजिए $1 लाख की चीजें बाहर एक्सपोर्ट की, वो $1 लाख इंडिया में आएगा, सबसे पहले आरबीआई के पास आएगा, वो फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई अपने अकाउंट में रख लेगा, इक्विवेलेंट ऑफ मनी इकोनॉमी में पंप इन कर देगा। तो इस प्रकार से आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा होता जाता है। वो इस्तेमाल कहाँ होता है? वो इस्तेमाल तब होता है जब हमें बाहर से कुछ चीज खरीदनी पड़ जाए। तो अगर हम बाहर से पेट्रोलियम मंगा रहे हैं या कोई दूसरा आइटम मंगा रहे हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए जरूरत है, तो हमको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट इंडियन रुपीज में नहीं कर पाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज में करनी पड़ेगी। तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज पहले आया था वो हम वापस करने लगेंगे। इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कंट्री के पास कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं ये बताता है कि वो कंट्री कितनी स्ट्रांग है। आज की डेट में इंडिया के पास भी लगभग $550 बिलियन से ज्यादा के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है।
तो काफी स्ट्रांग है हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रिस्पेक्ट में। लेकिन उस समय पे, तो ये बात हो रही है आपके 1991 के लगभग की, हमारे पास 14 दिन तक की चीजों को इंपोर्ट करने के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। हार्डली $1 बिलियन से भी कम पैसा बचा था इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। एसेंशियल सर्विसेज यानी कि पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने के लिए भी पैसा नहीं था हमारे पास। तो यहाँ पे सरकार को लगा कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चल नहीं पाएगा, और इसके लिए लेके आए गए बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स जिसने हमारे डेवलपमेंट के डायरेक्शन को ही बदल के रख दिया। और इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और इन इनिशिएटिव्स को क्यों अडॉप्ट किया गया और क्या इनका इम्पैक्ट हुआ, इन दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो ये जो ओरिजिन है फाइनेंशियल क्राइसिस का, इसको आप ट्रेस कर सकते हो फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s। 1980s में इंडियन इकोनॉमी को गलत प्रकार से मैनेज किया गया। अगर आप देखो अलग अलग पॉलिसीज का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का गलत प्रकार से प्रयोग हुआ। सरकार खर्चे बहुत कर रही थी, पैसा कहां से आता सरकार के पास? टैक्सेशन से। टैक्सेशन से उतना पैसा आ नहीं जाता, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी को तो प्रमोट ही नहीं किया सरकार ने। जब बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी तो ना बिजनेसेस पैसा पे करेंगे, ना ही इनकम टैक्स आएगा सरकार के पास इंडिविजुअल से, और कंपनीज है नहीं जो ज्यादा इनकम टैक्स दे पाए। तो भाई जब टैक्सेशन के लिए आपने इकोनॉमी को ही बूम नहीं किया तो पैसा आपके पास आएगा नहीं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आप चला रहे हो बट उससे उतना पैसा आ नहीं रहा है, तो ओवरऑल खर्चा आपको बहुत सारा करना है। तो खर्चा आपको खूब करना है। सोशल प्रोग्राम्स आपने बहुत चला रखे हैं, गरीबों के लिए, वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, और आपके पास पैसा है नहीं। ठीक है, जब आपके पास पैसा है नहीं और आपका एक्सपेंडिचर हाई है तो आप उधार उठाओगे, तो आप डेफिसिट उठाओगे बैंकों से, जो देश में लोग हैं उनसे, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और जब आप उधार उठाते हो तो वो उधार चुकाना पड़ता है। ओके, सीधी बात है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखो, developmental policies required that even though the revenues were very low, the government had to overshoot its revenue to meet challenges. इंडिया में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पॉवर्टी, लोगों के पास खाना पीना नहीं था, तो उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करना, बहुत अलग नाना प्रकार के प्रोग्राम चल रहे थे। इन सब के लिए पैसा चाहिए था। पैसा लगातार खत्म कर रही थी सरकार, लेकिन सरकार के पास पैसा आने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा था। और कहीं ना कहीं इंटरनल सोर्सेज जैसे कि टैक्सेशन, उधारी से भी काम चल नहीं पा रहा था। और सोशल सेक्टर, डिफेंस में भी पैसा खत्म करना था। इंडिया की आर्मी, मिलिट्री पे भी तो पैसा खत्म करना है। 1962 में, 65 में, 71 में जंगें तो हमने भर भर के लड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा था। और हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो कि हमने बोरो कर करके दूसरे इंस्टीट्यूशन से मेंटेन किया था, वो भी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा अपने इंपोर्ट्स को पे करने के लिए, और दुनिया भर का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी कंट्री इंडिया की मदद भी करना नहीं चाह रहा था। इतने बुरे हालात हो गए। 1980s आते आते सरकार का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया, जितना सरकार की कमाई थी उसके रिस्पेक्ट में सरकार का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पैसा वापस कर पाना इम्पॉसिबल हो गया, अनसस्टेनेबल हो गया। और जब इस प्रकार की चीज हो जाएगी, जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं रहेंगे, तो आप बाहर से चीजों को इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। और जब बाहर से चीजें इंडिया में इंपोर्ट नहीं होंगी, इंडिया में उतनी तगड़ी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई नहीं है, तो उसके चलते क्या होगा, इंडिया में चीजों की पड़ जाएगी कमी, एसेंशियल गुड्स की, और उसके चलते उनके बढ़ जाएंगे दाम। और जब दाम बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको इंडिया में चीजों की जरूरत है। इंडस्ट्रीज तो उतनी डेवलप हो नहीं पाएगी वो खुद बना पाओ, आपके इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। इंपोर्ट बढ़ने चलते आपको पेमेंट करनी है, लेकिन आपने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप इतना किया ही नहीं कि आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाओ। अगर आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाते तो उन एक्सपोर्ट से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आ जाता, और उन फॉरेन एक्सचेंज से हम अपना सामान इंपोर्ट कर लेते। बट हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया ही नहीं, और इंपोर्ट बढ़ते जा रहे थे चूंकि एसेंशियल गुड्स की जरूरत थी और वो चीजें इंडिया में बनती नहीं थी। तो एक समय के बाद एक्सचेंज रिजर्व इतना ज्यादा गिर गया कि 2 हफ्ते ज्यादा का पैसा बचा नहीं। कोई भी इंटरनेशनल कंट्री या फंडर हमें पैसा देना चाहता नहीं था। हमारे पास इंटरेस्ट तक देने के पैसे नहीं बचे, तो सरकार को आई मजबूरी। सरकार हाथ फैला के पहुंच गई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उस समय पे वर्ल्ड बैंक का नाम था IBRD, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। इन एजेंसीज ने, प्राइमरली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला ठीक है भाई हम आपको लोन देंगे, और $7 बिलियन का लोन भी दिया गया यहाँ पे इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। लेकिन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज ने और कहीं ना कहीं डेवलप्ड वर्ल्ड ने इंडिया के ऊपर शर्तें लगाई कि अगर आप पैसा उधार पे ले रहे हो तो आपको कुछ बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी इकोनॉमी में।
अब भाई जब इन एजेंसीज ने इंडिया से एक्सपेक्ट किया कि अपनी इकोनॉमी को खोलो, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना शुरू किया, ओपन अप करना शुरू किया। तो जो पहले ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री नहीं थी, यहाँ पे अब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होनी शुरू होगी। गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स में डोमिनेट करती थी वहां पे प्राइवेट सेक्टर्स भी आना शुरू होगा। धीरे धीरे गवर्नमेंट की जो बादशाहत थी, जो मोनोपोली थी, वो हटने लगेगी बिजनेसेस में। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए इंडिया के ऊपर, इंडिया ने उनको माना और अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को रिलीज किया। और इसमें भाई वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, जिसमें ये बोला गया कि इकोनॉमी में एक और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, फर्म्स एंट्री मार सके, मार्केट में बढ़ सके, उनके प्रति जो मार्केट में बैरियर्स हैं वो कम से कम होने चाहिए। और जो भी रिफॉर्म्स यहाँ पे लेके आएंगे उनको दो भागों में बांटा गया। पहले को बोला गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरे को बोला गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में दो बातें बोली गई। पहली बात तो बोली गई कि महंगाई को कम करो, दूसरी बात बोली गई कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट को हेल्दी टर्म्स में रखो। तो बेसिकली ये दो चीजें कंट्रोल करता है स्टेबलाइजेशन मेजर, एक तो महंगाई कंट्रोल करता है, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रोल करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि आप निगेटिव में ना चले जाओ, मतलब कि आपके फॉरेन एक्सचेंज में इतना पैसा हो कि आप बेसिक इंपोर्ट्स को कवर कर लो। तो इसको करने के लिए आपको अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। जब देश से चीजें बाहर भेजोगे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जब देश में चीजें अंदर आएंगी वो फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाएगा। जितने हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ते जाएंगे उतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को यहाँ पे मेंटेन करना है, इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है, ये हो गए स्टेबलाइजेशन मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स कुछ इंटेंडेड वीकनेसेस को हटा के ठीक करने की बात की जा रही थी, लेकिन स्टेबलाइजेशन मेजर से ज्यादा जो स्ट्रांग थे और ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स का क्या मतलब है? ये थे वो लॉन्ग टर्म मेजर्स जो इकोनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएंगे, रिजिडिटीज को हटाएंगे। भैया ये जो मेजर्स हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स, इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। तो भाई कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर दो मेजर्स हैं, एक है स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही हालत में रहते हैं। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स तीन हेड के अंदर लिए गए, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखते हैं लिबरलाइजेशन में क्या है। जैसे कि लिबरलाइजेशन शब्द से पता करो, लिबरलाइज करो, मतलब कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि पहले केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड थी, अब आप उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन करो। ठीक है ना भाई? तो जितने भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस थे, चाहे वो किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हो, चाहे इस बात का रिस्ट्रिक्शंस हो कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आपको लाइसेंस लेना है तो मतलब धंधा करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे इस प्रकार का लिबरलाइजेशन हो कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर में केवल एक सरकारी कंपनी अलाउड है, प्राइवेट कंपनी आ रही है। तो जितने भी प्रकार का लिबरलाइजेशन हो सकता है एसेंशियल वो आप करो। ठीक है भाई? कुछ लिबरलाइजेशन मेजर्स को 1980s में ही इंप्लीमेंट किया गया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में, यानी लाइसेंसेज आसाम से प्रोवाइड किए जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को लेके, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को लेके, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। 1980s में इस चीज की जरूरत लगने लगी थी, लेकिन 1991 में मेजर बेसिस पे इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी थी? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, टैक्स रिफॉर्म्स में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में, इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का डीरेगुलेशन क्यों जरूरी था? क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग थे। पहली बात तो आपको चाहिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंस राज समझाया था कि भैया अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, खासकर प्राइवेट फर्म को कोई धंधा शुरू करना है तो भाई सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल से परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ बड़ी प्रकार की प्रॉब्लम थी, करप्शन तो एक प्रॉब्लम थी। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में बोला गया कि गांव में अगर अपनी इंडस्ट्री खोलोगे तो काफी आसान होगा। अभी गांव में कौन ही खोलेगा, चीजें कितनी प्रॉफिटेबल होंगी गांव में, इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको फर्म खोलने के बाद बंद करनी है तो सरकार से परमिशन लेनी है। तो इस प्रकार की चीजों को हटाने की कोशिश की गई, एक इंडस्ट्री को खोलना थोड़ा और आसान करने की कोशिश की गई। और एक इंडस्ट्री को अगर आपने खोल दिया तो उसके बाद आप कितने गुड्स प्रोड्यूस करोगे, किस हिसाब से प्रोड्यूस करोगे, इसके ऊपर भी आपको आजादी दी जाएगी। पहली बात तो ये बोला गया। बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री यहाँ पे अलाउ होने लगी। पहले क्या था कि
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे गुड्स को रिजर्व करके रखा गया था। अब ये बोला गया कि नहीं भाई, रिजर्व्ड गुड्स कम है, सारे गुड्स सारे एंटरप्रेन्योर्स के खुले हुए हैं, सब लोग आके काम कर सकते हैं। प्राइस फिक्सेशन को रोका गया कि अगर किसी इंडस्ट्री ने या किसी कंपनी ने कोई चीज प्रोड्यूस की तो अभी उस पर्टिकुलर कमोडिटी का अपर प्राइस लेवल फिक्स कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, हर जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं किया गया कि भाई फार्मास्यूटिकल्स में एक लिमिट से ज्यादा दवाई के दाम नहीं जा सकते, सरकार को समझ में आ रहा था। बट बाकी जगहों पे वो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, कहीं ना कहीं उनको आप उनके दाम सेट करने की फ्रीडम दो। ये अलग बात है कि आप बहुत सारी वहां पे इंटरप्राइजेस खोल दो ताकि कंपटीशन हो, ठीक है भाई। तो ये सब बातें यहाँ पे हो रही थी। तो ये जो रिफॉर्म पॉलिसीज आई 1991 में, कई सारी रिस्ट्रिक्शंस इसके थ्रू हटाई गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस, बहुत सारे सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, ठीक है ना भाई। कुछ सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जिंदा रहा, जैसे कि अल्कोहल से रिलेटेड कोई फैक्ट्री खोलनी हो, हैजार्डस केमिकल से रिलेटेड खोलनी है, सिगरेट से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव से रिलेटेड, एरोस्पेस से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड अगर इंडस्ट्री खोलनी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट बाकी जगहों पे आप इंडस्ट्री खोल सकते हो, लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व इंडस्ट्रीज थी वो केवल 3 रही है। या तो आप डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हो, या एटॉमिक एनर्जी जनरेशन करते हो, या रेलवे ट्रांसफर करते हो। ये 3 इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। यहाँ कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आ सकती थी, बट बाकी सारे सेक्टर्स में अब प्राइवेट कंपनीज एंट्री मार सकती थी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए गुड्स को डी रिजर्व किया गया, यानी कि पहले वो गुड्स जिसमें केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकती थी, अब बाकी कंपनीज या बहुत सारी और कंपनीज भी इन गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। प्राइसेस डिटर्मिनेशन में भी इन प्राइवेट कंपनीज को कहीं ना कहीं सहूलियत दी गई। सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, 3-4 कंपनियों का कंपटीशन है तो ऑब्वियसली बात है प्राइस ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव रहेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे होंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात की जाए तो भाई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म किए गए, कॉमर्शियल बैंक्स में, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में। पहले क्या कि इन सब चीजों को आरबीआई एक आयरन हैंड के साथ रेगुलेट करता था। अब आरबीआई को बोला गया कि भाई आयरन हैंड के साथ रेगुलेट नहीं करोगे। आरबीआई ने अपने नॉर्म्स और रेगुलेशंस रिलीज किए। इन नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को ये सब लोग मानेंगे, जो नहीं मानेगा आरबीआई उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। आरबीआई यहाँ पे एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। आरबीआई यहाँ पे हर चीज को एक आयरन हैंड के साथ मैनेज नहीं करेगा। तो बैंक कितना पैसा अपने पास रख सकते हैं, किस प्रकार का इंटरेस्ट रेट, कितना नेचर ऑफ लेंडिंग, इन सब चीजों के ऊपर पहले आरबीआई का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। अब कहीं ना कहीं बैंकों को और फाइनेंशियल सेक्टर्स को थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन करके बोला गया कि भाई आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हो। तो आरबीआई को रेगुलेटर से हटा के फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, और एक ऐसा फैसिलिटेटर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल सेक्टर को फ्लॉस को ढूंढ के उनको सही समय पे रोके। और आरबीआई आज की डेट में भी ऐसा कर रहा है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में सुना है ना, पीसीए के बारे में, कि कल की डेट में अगर किसी बैंक की बैलेंस शीट बिगड़ने लगी तो तुरंत आरबीआई इंटरवीन करके उस बैंक के काम करने के तरीके को रेगुलेट करेगा। लेकिन जब तक वो बैंक एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम कर रहा है, लोगों का पैसा सिक्योर एंड सेफ है, तब तक आरबीआई बिना मतलब इंटरवीन नहीं करेगा। ठीक है भाई, उसके आगे बात करते हैं। रिफॉर्म पॉलिसीज के चलते बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी खुले। बैंकों में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बहुत मुश्किल थी, लेकिन इन रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आए, इंडियन बैंक्स भी आए, फॉरेन बैंक्स भी आए। तो मतलब इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों थे। अगर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में फॉरेन सेक्टर बैंक्स को इन्वेस्ट करना हो तो 74% तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो बैंक्स थे इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट इंडियन सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट फॉरेन सेक्टर बैंक्स, इनको परमिशन दी गई कि ये नई ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो इनकी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं उनको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो अगर एक छोटे से सबर्बन एरिया की रिक्वायरमेंट पास की एक बड़ी ब्रांच पूरी कर सकती है, तो छोटे सबर्बन एरिया की ब्रांच बंद करने की ताकत थी बैंक के पास, अलग से आरबीआई पूछने की जरूरत नहीं है। इन बैंक से बोला गया कि आप अपने रिसोर्सेज को इंडिया और अब्रॉड से कैटर कर सकते हो। इंडिया और अब्रॉड से कैटर करने का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई प्राइवेट इंटरसेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक है इंडिया में, ठीक है, प्राइवेट इंडियन बैंक है। अभी इंडिया की प्राइवेट इंडियन बैंक मान लीजिए एचडीएफसी है, तो उस समय पे एचडीएफसी ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, हमारे पास पैसों की कमी पड़ रही है, ये जो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है ना, इससे पैसा थोड़ा उधार ले लेते हैं। और उधार नहीं, एक काम करते हैं, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से बोलते हैं कि आप हमारे 30% शेयर खरीद लो। तो अगर हम अपने 30% शेयर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को देंगे तो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हमको पैसा देगा, मान लीजिए 200-300 करोड़, और उस 200-300 करोड़ से हम अपनी बैलेंस शीट अच्छी करेंगे, इस जगह पे ऐसे ऐसे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे
और स्टाफ हायर करेंगे। तो इस प्रकार की तरीकों से भारतीय प्राइवेट बैंक्स को ये आजादी दी गई कि वो विदेशी प्राइवेट बैंक्स का निवेश अपने यहाँ पे ले सके और अपनी ओनरशिप उनको दे सके, जिससे उनके पास थोड़ा और पैसा है। और कहीं ना कहीं जब फॉरेन बैंक्स इन्वेस्ट करेंगे इंडियन बैंक्स में, तो इंडियन बैंक्स के बोर्ड पे उन फॉरेन बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे और फॉरेन बैंक्स को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बैंक चलाने का, तो उस एक्सपीरियंस की मदद से इंडियन बैंक को भी ज्यादा अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है। लेकिन इन सबको करते हुए आरबीआई को पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अकाउंट होल्डर्स और देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बचाना आरबीआई का ही काम है। फिर भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इन सबको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने की परमिशन दी गई। ये मर्चेंट बैंकर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बैंकर्स, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं भाई? पेंशन फंड क्या है कि भाई अब जैसे न्यू पेंशन स्कीम हो गई, आपने थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने अपने अकाउंट में जमा किया, 1-2 लाख रुपया हो गया। अब इस 1-2 लाख रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट किया गया, जो भी रिटर्न आया वो रिटर्न आपको दे दिया गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस काट के, जो भी बीच में मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो दुनिया भर के मार्केट्स को खंगालते रहते हैं, जहां से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो वहां पे पैसा इकोनॉमी में डाल देंगे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो पहले इंडियन मार्केट इस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए ओपन नहीं था, अब इंडियन मार्केट इस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए भी ओपन हो गया था। तो इसका मतलब क्या है, अब बहुत सारा पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट में फ्लो करेगा। फिर बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की। टैक्स रिफॉर्म्स क्या बोलते हैं? दे आर कंसर्न विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। देखिए दो प्रकार की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई बनाता है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो कि सरकार बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इस तरह की चीजों की बात होती है, बैंक रेट। फिस्कल पॉलिसी में बात क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी में आप समझिए बजट आ जाता है। अभी बजट में क्या होगा कि सरकार कितना खर्चा करने वाली है और सरकार के पास कितना पैसा आएगा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बोथ आ जाते हैं बजट में, और इसको आप कह सकते हो फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया में कैसे सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार पैसा खत्म कैसे करेगी, सरकार के पास पैसा आएगा कैसे, टैक्स के थ्रू। टैक्स रिफॉर्म्स किसके अंदर आ जाएंगे, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आ जाएंगे। अगर बात की जाए कितने प्रकार के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो दो प्रकार के टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो सीधे सीधे इंडिविजुअल्स की इनकम पे लिए जाते हैं या बिजनेस एंटरप्राइज पे लिए जाते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज वाले टैक्स को आप कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोलते हो, ठीक है ना भाई। 1991 से पहले जो भी आप कमाते थे उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता था वो काफी ज्यादा होता था। 1991 के बाद बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं टैक्सेस को मॉडरेट रखने की कोशिश की गई है। देखिए जब टैक्स एक लिमिट से ज्यादा वसूलते हो ना किसी इंसान से, तो वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, तो वो टैक्स को कम करने की कोशिश करता है। हाई रेट्स ऑफ जो इनकम टैक्स होते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा वजह होती है कि लोग टैक्स इवेजन करते हैं। अगर आप मॉडरेट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स रखते हो तो कहीं ना कहीं लोग ऑटोमेटिकली टैक्स भी दे देंगे और कहीं ना कहीं वो अपनी सेविंग को भी प्रमोट करेंगे। पहले कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि जो टैक्सेस बिजनेस कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगाए जाते थे वो भी बहुत ज्यादा होता था, उसको भी धीरे धीरे कम किया गया 1991 के बाद, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस को, ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स को कहा जा सके, बिजनेस को कहा जा सके कि भाई आप आइए इंडिया में आके रहिए और इंडिया में मॉडरेट टैक्सेस है, यहाँ का टैक्स रिजीम इज बिजनेस फ्रेंडली। बेसिकली ये हर चीज बिजनेस फ्रेंडली चीजों को बनाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है भाई। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी रिफॉर्म करने की बात की गई है। भाई कमोडिटीज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे लगेंगे, इनपुट क्रेडिट को अवेल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिए भाई ये बोला गया कि कॉमन नेशनल मार्केट होना चाहिए गुड्स एंड कमोडिटीज का। ये स्टेट्स अलग टैक्स लगा रहे हैं, केंद्र अलग टैक्स लगा रहा है, ये नहीं चल पाएगा। इसलिए 2016 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक हिस्टोरिक एक्ट पास किया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016। ऐसा नहीं था कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016 बीजेपी की सरकार के समय ही आया है, उससे पहले बहुत सालों पहले से, डेकेड से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर बातचीत चल रही है। इट इज बेसिकली सिंपल एंड यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। ये जो लॉ था ये जुलाई 2017 में इफेक्ट में आया। इसने कोशिश की कि गवर्नमेंट के लिए एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। कैसे? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के सिद्धांत पे। जनरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में अक्सर कर मैं अपनी करंट अफेयर्स की वीडियोस में बात करता ही रहता हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की एक खास बात है, आप केंद्र में जो भी टैक्स भरो, आप स्टेट में भी जो भी टैक्स भरो, एक स्टेट में, मान लीजिए आपका पैन इंडिया बिजनेस है, अगर आपने एक स्टेट में जीएसटी भरा है तो उस जीएसटी का रिफंड जितना भी आपका बनता है वो दूसरे स्टेट में भी आप ले सकते हो। तो ये बेस्ट चीज है इस टेस्ट की, इस टैक्स की।
ठीक है ना भाई। तो ये सब बातें, और कहीं ना कहीं इनवॉइसेस में बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपने एक सप्लायर सामान खरीदा, फिर आप सप्लायर बन के दूसरे को भेजा, दूसरे ने तीसरे को भेजा, तो इंटरमीडिएटली अगर टैक्स ज्यादा दिया जा रहा है तो उसका रिफंड लिया जा सकता है। हालांकि इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है जीएसटी का मैकेनिज्म, इतना आसान नहीं है इसको समझना। लेकिन कहीं ना कहीं बेटर कॉम्प्लियंस लाने की कोशिश करेगा। जीएसटी इज स्टिल अ थिंग इन एवोल्यूशन, ऐसा नहीं है कि जीएसटी का फाइनल पॉइंट आ गया, ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है। आगे आने वाले समय में इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मैंने सोचा था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पूरा खत्म कर दूंगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और बाकी सारी कुछ चीजें अगली वीडियो में ही बात हो पाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।